आप सभी लोग जानते हैं कि बामसेफ का भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कटक उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा था, जिसकी परमिशन भी प्रशासन के द्वारा पहले से ली जा चुकी थी। जितने डिपार्टमेंट की परमिशन ली जानी चाहिए थी, सारे डिपार्टमेंटों की परमिशन ली गई थी। ग्राउंड पर जो आवश्यक तैयारी है वो सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस अधिवेशन में पूरे देश से और विदेशों से भी लोग शामिल होने वाले थे। उनके सारे देश भर से टिकट हो चुके थे, विदेशों से जो लोग आने वाले थे उनके भी टिकट हो चुके थे और बहुत सारे लोग घर से निकलकर रास्ते में थे और बहुत सारे लोग कटक उड़ीसा पहुंच चुके थे। ऐसे ऐन मौके पर आरएसएस के दबाव में जो आरएसएस बीजेपी की सरकार कटक उड़ीसा की है, उसने अधिवेशन की परमिशन को रद्द करने का काम किया, जिसकी वजह से जो अधिवेशन होना था वो अधिवेशन संपन्न नहीं हो पाया। ये अधिवेशन की परमिशन को रद्द करने का जो मामला है, ये केवल किसी कार्यक्रम के अधिवेशन की परमिशन को रद्द करने का मामला नहीं है, बल्कि ये संविधान में जो मौलिक अधिकार है। इस देश में जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, तब इस देश में मनु का कानून था। मनु स्मृति थी, तब बोलने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस देश में अब मनु का कानून नहीं है। अब इस देश में भारतीय संविधान, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, उसके अनुसार ये देश चलता है, उस कानून से ये देश चलता है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 19, जो कि मौलिक अधिकार है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, कोई संसद जिसके खिलाफ में कानून नहीं बना सकती। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है, सभा सम्मेलन करने की आजादी है, बोलने की आजादी है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की आजादी है। ये आजादी भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को देने का काम किया है। मगर आरएसएस बीजेपी की संविधान विरोधी सरकार ने हमारे अधिवेशन की परमिशन केवल रद्द नहीं किया, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इस देश में आरएसएस बीजेपी लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लोगों की अभिव्यक्ति को जब दबाना चाहती है, इस देश के नागरिकों की बोली को बंद करवाना चाहती है और इस देश के नागरिकों को गुलाम बनाना चाहती है। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। ये जो अधिवेशन हो रहा था, ये अधिवेशन जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को समर्पित था। ये अधिवेशन ईवीएम हटाने को लेकर समर्पित था। आरएसएस बीजेपी के लोग जानते हैं कि इस देश में ओबीसी की संख्या 60 से 65% है, अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए। इसलिए आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, देश में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, अपने को ओबीसी कहते हैं। एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन देश में जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। अभी हमको कुछ लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार कुत्तों की गिनती करवा रही है और उसके लिए मास्टरों की भी ड्यूटी लगाई है। कुत्तों की हो रही है, मगर ओबीसी की नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम पिछड़ी जाति के हैं, चाय बेचने वाले हैं, नीच जाति के हैं, गरीब हैं। हमारे लोग सोचते हैं गरीब प्रधानमंत्री है, पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है, अपने समाज का प्रधानमंत्री है, भला करेगा। अरे भला तो जरूर करता, जब उसके हाथ में पावर होती तो भला करता। लेकिन दिक्कत ये है कि आप मूर्ख से मूर्ख आदमी खोजो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और कहो कि अपने पैर पर मार लो, तो मूर्ख से मूर्ख आदमी ये कहता है कि भाई साहब हम मूर्ख जरूर, आप हमको समझते हो, इतने मूर्ख नहीं है, हम कुल्हाड़ी से अपना ही पैर काट लेंगे, इतने मूर्ख नहीं।
मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता, मतलब उसको भी अपना हित समझ में आता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में वास्तविक सत्ता होती, वास्तविक पावर होती, तो आज ओबीसी के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं चलती, आज ओबीसी के हक अधिकारों को खत्म नहीं किया जाता, आज हमारे मौलिक हक अधिकारों को खत्म नहीं किया जाता। अगर ये खत्म किया जा रहा है तो इससे एक बात समझ में आती है कि वास्तविक पावर आरएसएस के पास में है। नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। नरेंद्र मोदी को आगे करके आरएसएस बीजेपी के लोग देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं और संविधान में जो मौलिक अधिकार है उस पर पाबंदी लगाने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए इस साजिश को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत हो गया इस देश में हमारे लोगों को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भड़काकर आरएसएस बीजेपी के लोग समर्थन ले रहे हैं और सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, ओबीसी एससी के साथ में क्या हुआ, चाहे अभी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आया था, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे बादा यूनिवर्सिटी में भर्ती का मामला हो, या तमाम जो नौकरियां निकल रही है, आपकी हालत क्या है? जिसको 60-65 रोटी चाहिए उसको 27 दिखाया जा रहा है, खिलाया उतना भी नहीं जा रहा है। क्या हाल है? तो हमें आप समझने की जरूरत है। अब आरएसएस बीजेपी की किसी भी संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने 4 चरण में आंदोलन घोषित किया। अभी ये तीसरा चरण आप लोगों ने आकर इसको संपन्न किया है और आप लोगों ने पुरानी तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक पदमार्ग शांतिपूर्वक निकालकर जो संदेश दिया है, ये संदेश आपने दिया है कि अब आरएसएस बीजेपी के षड्यंत्र को, संविधान, लोकतंत्र विरोधी ताकतों को और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर किसी भी प्रकार का हमला अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ में लड़ने का काम करें। अभी जो अगला चरण हम लोगों का होने वाला है वो 22 फरवरी को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये विशाल महारैली इधर उधर नहीं होगी, डायरेक्ट नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर होगी, क्योंकि तुम अगर साजिश करते हो तो तुम्हारा जवाब तुम्हारे सर पर आकर देंगे, तुम्हारी छाती पर चढ़कर देंगे। तो यदि साजिश को इस देश का मूल्यवासी बहुजन समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे, ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरीके से संविधान लागू नहीं होता, पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं लागू होता, ईवीएम से जो वोट की चोरी हो रही है बंद नहीं होती और इस देश में जो माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब तक ये लागू नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई में आप लोग आए, इस लड़ाई में शामिल हुए और बड़े संख्या में शामिल होकर आप लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत किया और आरएसएस बीजेपी को ये मैसेज दिया कि हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं, आपसे डरने वाले नहीं हैं, बल्कि आपके हर षड्यंत्र का डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन ये बदमाश लोग हैं, इतनी आसानी से समझने वाले नहीं हैं। इसलिए यहाँ से जाने के बाद चुप नहीं बैठना है। उन्होंने हमारा अधिवेशन इसलिए रोका कि हमारी आवाज को दबाया जा सके, हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचने ना दिया जा सके। तो यहाँ से जाने के बाद संकल्प लेना है कि ये संविधान बचाने की आवाज, लोकतंत्र बचाने की आवाज, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ईवीएम हटाने की आवाज, ये आवाज हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में और हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए आप लोग गांव-गांव जाएंगे, इस अभियान को चलाने का काम करेंगे और जो अगला चरण होने जा रहा है उसकी पूरी ताकत के साथ तैयारी करेंगे और तन मन धन से सहयोग करके इस आंदोलन को कामयाब करेंगे। इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए, इसके लिए आप सभी लोगों को पुनः आभार व्यक्त करते हुए, पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस आंदोलन को, इस रैली प्रदर्शन को हम लोग यहीं पर
समापन करते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अगले चरण की तैयारी हम लोगों को करना है। तो यहाँ से आप लोग जिस भी साधन से आए हैं अपने साधन में शांतिपूर्ण जाकर बैठना है और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों पर जाना है और गांव गांव में इस अभियान को जो आवाज दबाई जा रही है उस आवाज को हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले और हर व्यक्ति को पहुंचाने का संकल्प लेना है, काम करना है। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक सूचना है कि पीछे पानी पीने की व्यवस्था है, तो आप लोग दूर से चलकर आए हैं तो प्यास लगी होगी, तो पीछे पानी की व्यवस्था है, तो आप सभी लोग पानी पीकर ही यहाँ